ओके, वेलकम आप सभी का। और देखिए, आज की हमारी जो क्लास है वो डेमो 1 के नाम से आप लोगों के साथ शेयर है। तो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। और देखिए, करंट का जो हमारा प्रेजेंट सीन जो है उसको लेकर के आपके जितने भी क्यूरीज हो सकती हैं और इस सिचुएशन में आप लोगों को किस प्रकार से अपनी प्लानिंग करनी है और पर्टिकुलर जो प्रिपरेशन आप करने वाले हैं उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे और बेटर जो आउटपुट्स हैं वो आप कैसे ले सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इमीडिएट ही हमें अचीवमेंट मिलना चाहिए और उसके लिए सारे प्रयास भी करते हैं। तो सबसे पहला तो यही हो जाता है कि हम सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझें और हमारा टारगेट क्या है उसको बहुत अच्छे से समझें और उसके बाद में हम उसके जो सब पार्ट्स होते हैं उनको समझें और ओवरऑल जो कंडीशंस होती हैं उनको हम कैसे सामने रखें और किस प्रकार से हमारे एफर्ट्स को उसमें डिज़ाइन करें ताकि हम कम समय के अंदर एक बेस्ट आउटपुट निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। आपके जो भी कैरियर पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी तरफ आप मूव कर सकते हो। तो हमारी साइड से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, वेल विशेज आप सबके लिए कि आप सभी डेमो क्लास में हैं। तो नो डाउट यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग विश कि आप चाहते हैं कि जो करंट जो ईयर है 2023 ये एक्चुअल में देखा जाए तो राजस्थान के एंगल से तो बहुत ही शानदार साल है कि यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। वेदर आप एमएससी फाइनल के स्टूडेंट हो अभी या आपने अभी एमएससी पास आउट कर रखा हो, तो दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार टाइम चल रहा है और आपके एफर्ट भी कुछ ऐसे ही होने चाहिए। ओके, तो देखिए, जो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर हैं और जो चीज़ें रियल में बहुत ज़्यादा क्यूरी बना रही है उसमें दो चीज़ें हैं कि जैसे अपन पर्टिकुलर 2023 की बात करते हैं तो हमारे पास एक तो अभी मार्च का मैटर आ रहा है जिसमें आरसेट का एग्जामिनेशन है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरसेट का जो एग्ज़ाम है वो आफ्टर 9 इयर्स हो रहा है कि 9 इयर्स के गैप के बाद राजस्थान के अंदर दोबारा से जो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, पहले इसको सेट के नाम से जानते थे, बाद में राजस्थान स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका नाम हो गया। तो आरसेट बोल दीजिए या सेट बोल दीजिए, एक ही चीज़ होती है और ये आफ्टर 9 ईयर कंडक्ट हो रहा है। तो अगेन एक गुड लक है आप लोगों के लिए कि चलो यू आर द कैंडिडेट एट हियर। और अभी इसके फॉर्म्स वगैरह भी स्टार्ट हो रखे हैं बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत। आप इसको अप्लाई भी आप लोगों ने कर दिया होगा, नहीं किया तो आप लोग जल्दी ही इसको अप्लाई कर देना। और दूसरा जो टारगेट अपने पास है वो आ रहा है तकरीबन, आप इसको मान के चलेंगे मई में, और ये है CSIR नेट का। ठीक है, देखिए CSIR नेट एक रेगुलर एग्ज़ाम है। होने को तो सेट के एग्ज़ाम भी पहले रेगुलर ही हुआ करती थी, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो हायर एजुकेशन के जो डिसीजंस हैं उनके अकॉर्डिंग इनको बंद कर दिया गया था, अब दोबारा चालू किया गया है। लेकिन CSIR का एग्जामिनेशन तो अभी जस्ट कोरोना से थोड़ा बहुत हम इसको डिस्टर्ब मान सकते हैं, बाकी तो ये एग्ज़ाम साल में 2 बार रूटीन में होता ही है। ओके, तो ये 2 एग्ज़ाम आप लोगों के सामने 1 बाय 1 आ रखी है और इसके बाद में अगर आप थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं तो आप जा सकते हैं दिसंबर के अंदर और वहाँ पे दोबारा से आपके पास एक एग्ज़ाम आएगी। ठीक है, और ये एग्ज़ाम भी CSIR नेट की ही पॉसिबल है क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर से एक एग्ज़ाम ड्यू चल रहा है इनका, तो वो भी इनको पूरा कराना है। इस साल के 2 एग्ज़ाम हैं, तो अभी जैसे 2 एग्ज़ाम को मर्ज करके ये लोग मई जून में करवा रहे हैं, तो एक एग्ज़ाम दिसंबर में हमारे पास और भी आनी है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकंड वन और दिस इज़ द थर्ड वन। 3 एग्ज़ाम इस ईयर आपके पास आने वाली हैं। ओके, एंड देन आफ्टर एक और बड़ी चीज़ जो इनके साथ में है वो है RPSC कॉलेज लेक्चरशिप।
आरपीएससी कॉलेज के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वांट होती है वो हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, दिस इज द फोर्थ वन। और देखिए सेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उससे आपको हायर एजुकेशन या लेक्चरशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए एक गेटवे है कि अगर आपका सेट हो गया है तो आप कॉलेज लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका नेट हो गया है तो आप कॉलेज लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मीन्स टारगेट तो ये है कि अल्टीमेटली आप सेट कर रहे हो, आप नेट कर रहे हो, तो आपको अल्टीमेटली जाना कहाँ पे है, आपको आरपीएससी कॉलेज लेक्चरशिप के लिए जाना है, या फिर मान लीजिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा कोई वांट निकलता है असिस्टेंट प्रोफेसर का तो उसके लिए भी आप जा सकते हो। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थ्रू आउट इंडिया एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसमें हमें रेगुलर अपडेट रहना पड़ता है। और ऑलमोस्ट जैसे अभी प्रेजेंट की बात करें तो हरियाणा में भी वैकेंसीज हैं, एमपी में भी वैकेंसीज हैं, हिमाचल में अभी वैकेंसीज चल रही थी। तो ये एक रूटीन प्रोसेस है। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरशिप का एग्ज़ाम होना ये हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है राजस्थान के एंगल से कि ये एग्ज़ाम 2023 के अंदर पूरा हो जाना है। और अराउंड 1900 से लेकर के 2000 पोस्टें यहाँ पे आने वाली हैं। और ये जो फिगर है कि लगभग 2000 के समथिंग जो पोस्टें आ रही हैं, ये अपने आप में जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनके कंपैरिजन में एक बड़ा फिगर है। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज़ के एंगल से राइट टाइम हो गया है। और उससे पहले आपके क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं भी है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो आप उस क्वालिफिकेशन को अभी गेन कर सकते हो, क्योंकि अभी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरशिप के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है, वो आने वाला है, वो आएगा। ओके, श्योर है कि वो इस साल में आना ही है और होपफुली एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाना है। तो हम इस चीज़ को तो कांस्टेंट करके काम कर रहे हैं, राइट। अभी आप लोग यहाँ पे हैं कि आप लोगों के पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि एमएससी में आपके 55% नंबर होने चाहिए, और दूसरा आपके पास नेट या सेट में से कोई सा एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे आप लोगों को हिट करना है। तो चाहे तो आप मार्च के अंदर सेट निकाल दीजिए, चाहे आप मई वाला नेट निकाल दीजिए, चाहे आप दिसंबर वाला नेट निकाल दीजिए। दिसंबर वाले नेट के लिए हम आपको इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जब आपका आरपीएससी का इंटरव्यू होगा, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम जिनका क्वालिफाई हो जाता है उनका इंटरव्यू होता है, और जो इंटरव्यू की डेट होती है उस इंटरव्यू के डेट वाले टाइम पे आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन है, टाइम मार्जिन होता है कि हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे ऑलमोस्ट कि जब हम आरपीएससी का इंटरव्यू दे रहे होंगे तो हमारे पास इनमें से कोई ना कोई सा सर्टिफिकेट ज़रूर आ जाएगा। तो ये तो एक बिल्कुल से स्ट्रैट फॉरवर्ड हम आपके टारगेट्स हो गए कि आपके पास पूरा साल है और पूरे साल के अंदर आपके पास स्टेप बाय स्टेप ऐसे फंक्शंस हैं, वो टारगेट्स डिसाइडेड हो सकते हैं, राइट। अब देखिए बात क्या होती है कि इन सभी एग्जामिनेशंस का जो बेस है वो एक्चुअल में एमएससी है, कि जो आपका मास्टर्स प्रोग्राम है, चाहे आप मास्टर्स बॉटनी से हो, चाहे आप मास्टर्स जूलॉजी से हो, एमएससी लेवल के ऊपर ही आपका सेट एग्ज़ाम बेस करता है और एमएससी लेवल के ऊपर ही या आपका नेट का एग्जामिनेशन बेस्ट करता है, ठीक है। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के अंदर जो सिलेबस है वो भी आपका बीएससी एमएससी सिलेबस ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ द टारगेट आपके होने चाहिए, पहला जो टारगेट आपका बनता है वो है आपका सेट या नेट। हाँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नो डाउट आप में से भी कुछ स्टूडेंट एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अभी एमएससी फाइनल ईयर चल रहा होगा, लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा उनका। तो एमएससी के साथ में भी आपको ये करना ही चाहिए, और इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप इसको अभी नहीं निकालते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर पे जाना पड़ेगा, या तो आपको
और सेट के एंगल से तो फिर कोई श्योरिटी भी नहीं है। हम जैसे अभी कह रहे हैं कि 9 साल बाद में हो रहा है, तो अब दोबारा कोई गारंटी नहीं दे सकता कोई भी कि अगले साल दोबारा हो जाएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, राइट। हाँ, CSIR के लिए फिर भी आपके पास श्योरिटी होती है। तो आपके जो टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स में से ये सबसे पहला टारगेट आ जाता है कि आपको सेट निकाल लेना चाहिए या आपको नेट निकाल लेना चाहिए, ठीक है। और इस समय पे जितने भी बच्चे MSc किए हुए हैं और जो MSc कर रहे हैं, वो सभी ये चाहते भी हैं। देखिए, कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता कि भाई सामने मौका आ रखा है तो हम इसको क्यों गंवाएंगे, कोई नहीं चाहता ऐसा। सारे चाहते हैं कि हमारा सेट तो होना ही चाहिए। और जो चीज़ दिमाग के अंदर गई हुई है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कि सेट के पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो विदाउट नेगेटिव मार्किंग थोड़ा सा ऐसा कंफर्टेबल फील होता है स्टूडेंट को कि चलो ठीक है, कुछ हमें आ रहा होगा, कुछ हम तैयार कर सकते हैं और कुछ हम अटैम्प्ट करते समय थोड़ा ध्यान रख लेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसे एग्ज़ाम्स को आराम से निकाल सकते हैं। देखो, अगर आप सेट के एग्ज़ाम की बात करेंगे तो सेट के एग्ज़ाम के पार्ट हैं 2, वन इज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एग्ज़ाम के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें टीचिंग एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी, मैन उसका नाम है, टीचिंग एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी। और इसके अलावा बाकी और जनरल टॉपिक्स हैं, और ये पेपर स्टैंड करता है 100 मार्क्स के लिए। दूसरी साइड में आपका सब्जेक्ट है, जिसके अंदर टोटल सिलेबस रहेगा, और ये आपका 200 मार्क्स के लिए स्टैंड करता है, ओके। तो टोटल जो पेपर आपका बनेगा वो 300 मार्क्स का पेपर बनना है। ये सेट का मैटर है। सेट के अंदर 2 पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट 100 नंबर के लिए, पेपर सेकंड 200 नंबर के लिए। सारे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और किसी भी क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग का यहाँ कोई ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और टोटल 300 के पेपर में से आप लोगों का जो कट ऑफ है वो डिसाइड होगा, ठीक है। अब देखिए, कट ऑफ क्या रहता है अभी कुछ नहीं कह सकते। सीटें कितनी होंगी या कितनों को सेलेक्ट किया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। तो सारी चीज़ें श्योर कुछ भी नहीं है अभी। पेपर का स्टैंडर्ड पुराने वाले पेपर आते थे वैसा ही होगा क्या, कुछ भी नहीं कह सकते। उससे कितना चेंज हो जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पैटर्न रेगुलर नहीं है। समस्या यहाँ से आ रखी है कि 9 साल के गैप के बाद में हो रहा है, और जो एजेंसी है वो एजेंसी भी चेंज है। पहले RPSC कराती थी, अब बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी करा रही है, और 9 साल का गैप भी है, तो इतने सारे कैंडिडेट भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा और एग्जैक्टली कट ऑफ क्या जाएंगी या कैसा पैटर्न का लेवल होगा, हम ज़्यादा कुछ श्योर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये होगा, ऐसे ही होगा, लेकिन कट ऑफ्स पे आप नहीं जा सकते। आपका क्या रहना है, आपकी साइड से ये रहना है कि आपको मैक्सिमम स्कोर निकालना है। आपको मैक्सिमम स्कोर निकालना है, और सभी एग्जाम्स में आपको यही करना चाहिए कि आपके जितने ज़्यादा मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको ऐसे काम करना चाहिए कि मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हो। एक इस पेपर में थोड़ा सा एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि आपको दोनों पेपर अलग अलग पास करने कंपलसरी है। ये पेपर भी इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्लियर करना है, ये भी इंडिविजुअल मिनिमम क्राइटेरिया है यहाँ पे, और 45% मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। तो पेपर फर्स्ट में आपके 0 नंबर आने का मतलब ये हो जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हो सकते, चाहे आप सेकंड पेपर में 200 में से 200 ही क्यों ना ले आओ, राइट। तो दोनों पेपर्स में अलग अलग पास होना कंपलसरी है, ये इसका एक पॉइंट बनता है, ठीक है। आप लास्ट जो पेपर्स हैं उन पेपर्स को देख सकते हो,
हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन जिसके ऊपर आप लोग जुड़े हैं वहाँ पे भी हमने सेट का सिलेबस भी डाल रखा है, सेट के लास्ट पेपर्स हैं वो भी डाल रखे हैं। आप उनको वहाँ से विजिट कर सकते हो। आप आइडिया लगा सकते हो कि पिछले एग्ज़ाम्स के पैटर्न कैसे रहे हुए हैं और आप लोगों को कितना उसमें एफर्ट करना है। पेपर बहुत ही सिंपल लेवल के से रहते हैं, सुपरफिशियल क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। बट केवल इश्यू इतना सा है कि अभी जनवरी फिनिश हो गया है और मार्च का मैटर है, 19 मार्च को एग्ज़ाम डिसाइडेड है, तो इतने से कम समय में सिलेबस कवर होना ये एक बड़ा इश्यू हो जाता है। और जो आपका पेपर नंबर 2 जो कि सब्जेक्ट का है, इसका सिलेबस एग्जैक्टली CSIR वाला सिलेबस है जिसमें कि 13 यूनिट्स इंक्लूड है। ठीक है, तो CSIR का सिलेबस जो आता है हूबहू वही सिलेबस आपके सेट के सेकंड पेपर का रहना है। ठीक है, पेपर फेस्ट का सिलेबस वही रहना है जो UGC नेट के पेपर फेस्ट का होता है, यानी कि इन्होंने सेट के लिए अलग से कोई सिलेबस नहीं बनाया है। फर्स्ट पेपर के लिए UGC का सिलेबस फॉलो होगा, सेकंड पेपर के लिए CSIR का जो सिलेबस है वो फॉलो होगा, क्योंकि UGC तो हमारा साइंस का नेट कराता नहीं है, CSIR कराता है, तो वो वहाँ से अडॉप्ट है। ठीक है, तो ये एक इश्यू आपके पास रहने वाला है कि आप इस कम समय में 13 यूनिट्स को कम्प्लीटली कवर नहीं कर सकते। और इतना कम समय है कि जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो फिर भी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके होंगे और कुछ कर लेंगे, लेकिन नए सिरे से जाने का मतलब ये है कि इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कवर होना और इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और फिर साथ में आपको फेस्ट पेपर भी करना होता है, तो सॉरी दोनों में अलग अलग पास होना आपके लिए कंपलसरी है। ओके, इसके बाद में देखो कि ये तो आपने पहला टारगेट देखा कि मार्च के एंगल से बात की जाए तो आपके पास अगर पहले से कुछ नॉलेज जो है जो कि आपने BSc MSc में सीखा होगा या उसके बाद में आपने कुछ पढ़ाई चालू रखी है, तो वो चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। और अभी भी आपके पास जो तकरीबन 50 डेज़ का टाइम मान के चल सकते हो कि 50 दिन का टाइम आपके पास अभी भी है, जिसमें आप इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। ओके, हाँ, और देन आफ्टर अगला टारगेट आ जाता है आपके पास नेट वाला, जो कि मई में एक्सपेक्टेड है। अगर आप इसकी बात करते हो तो यहाँ आपके पास है 4 महीने, 4 मंथ्स का मैटर है, और 4 महीने के अंदर आप बहुत सारा पार्ट इसमें कवर कर सकते हो और काफ़ी सारा सिलेबस इसमें आप कवर कर सकते हो। और रूटीन के अंदर जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं, जैसे नॉर्मली हर 6 महीने पे नेट का एग्ज़ाम होता है, तो स्टूडेंट नेट की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हर 6 महीने पे जब एग्ज़ाम होता है, 1 सेकेंड, तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट 4 महीने की तैयारी से अपना JRF निकाल सकता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना कि बच्चा 4 महीने की तैयारी से CSIR में JRF निकाल सकता है, और आपके पास भी अभी 4 महीने का टाइम तो मिनिमम है। ओके, तो 2 चीज़ें हैं देखो, एक है वो जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दिखता आपको, वो सेट है, उसके लिए टाइम कम है। आप चाहें तो तैयारी करके, थोड़ा मेहनत करके, एक्स्ट्रा टाइम दे करके आप उसको निकाल सकते हो, राइट। और अगर आपके पास थोड़ा सा और पैसेंस है तो आप मई के लिए सोच सकते हो। और मई के लिए सोचने का मतलब ये है कि आप नेट के लिए सोच रहे हो, और अगर आपने नेट निकाला तो नेट, क्या आपका नेट निकलेगा क्या, या आपका नेट का प्रिपरेशन करने के लिए जितना टाइम चाहिए, क्या आपके पास उतना पर्याप्त टाइम है? आंसर है यस, आपके पास पर्याप्त टाइम है। तो 4 महीने के टाइम के अंदर तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर 4 महीने की प्रिपरेशन आप इधर करते हो तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प सेट के एग्ज़ाम के अंदर भी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपका नेट हो जाता है तो आपको सेट की नीड भी नहीं है, क्योंकि जो नेट है वो नेशनल लेवल के ऊपर एलिजिबिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है और सेट आपको स्टेट लेवल पे कराता है। ये नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी है।
और जो सेट है वो स्टेट लेवल का है कि आप ओनली राजस्थान तक सीमित हो जाते हो। तो ये एक प्रकार का डिसीजन मेकिंग टाइम है आप लोगों के लिए कि आप एक सही डिसीजन कैसे बनाते हो, और आपका डिसीजन ही डिपेंड कराएगा कि आप लोग क्या कर पाते हो। तो डिसीजन आपका मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो कि सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि आपके पास टाइम तो है क्या पढ़ाई के लिए? यस, आपके पास टाइम है पढ़ाई के लिए। आप सेट की पढ़ाई के लिए आपके पास टाइम है क्या? आंसर है कि पर्याप्त टाइम नहीं है। हाँ, आपको पहले से आता है, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो चांसेस जरूर क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन गारंटी जैसा कुछ नहीं है, राइट। हाँ, मई वाला जो नेट का पेपर है उसमें गारंटी जैसा बहुत कुछ है, इसमें तो गारंटी जैसा ही है कि आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, आप इतने टाइम के अंदर आराम से अपने सिलेबस के बहुत बड़े पार्ट को कवर कर सकते हो, और फिर आपको जो मिलेगा सॉरी, दैट इज एलिजिबल फॉर नेशनल लेवल। यानी कि आप नेट करके भी आरपीएससी में आते हो तो भी वही बात है, और सेट करके आरपीएससी में आते हो तो भी वही बात है, ठीक है। एलिजिबल तो आप दोनों ही हो जाते हो, ये सेट वाला भी एलिजिबल है, नेट वाला भी एलिजिबल है। नेट वाले के पास राजस्थान से बाहर के ऑप्शन भी ऐड हो गए, नेशनल लेवल के ऊपर वो एलिजिबल हो जाता है, पहली बात आएगी। इसके बाद में एक प्लस पॉइंट और जुड़ता है कि अगर आप मई को टारगेट करके काम कर रहे हो और मई को टारगेट करके आप CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपकी तैयारी बहुत सही जा रही है तो आप यहाँ नेट के बजाय JRF भी कर सकते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। हाँ, सेट के अंदर JRF जैसा कोई भी सिस्टम काम नहीं करता है, सेट में कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। सेट में ओनली स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बिहाफ के ऊपर आप आरपीएससी में अप्लाई कर सकते हो, कॉलेज लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेट से आपको राजस्थान से बाहर का परमिट भी मिल जाता है, और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको JRF भी मिलेगा। तो एक चीज़ तो वो है जिसमें टाइम कम है और श्योरिटी नहीं है, एक चीज़ वो है जिसमें टाइम पर्याप्त है और श्योरिटी है। तो मैंने आप लोगों को ये दोनों चीज़ अच्छे से बता दी हैं, और आई होप आप लोग इन चीज़ों को बहुत आराम से सुन रहे हैं और आपको ये बातें समझ में भी आ रही हैं कि आप लोगों के पास इतनी जल्दबाजी करने जैसा टाइम नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करनी है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको सीरियसली देखना है ना। आपका फ्यूचर क्या है, आपका टारगेट क्या है, और उस टारगेट के लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, उस पे आपको रहना है। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको अचीवमेंट चाहिए, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, इसी साल आपको कुछ करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना मेहनत तो कभी किसी को कुछ मिलता ही नहीं है, तो मेहनत करनी कंपलसरी है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आप मेहनत करो तो कम से कम सही जगह पे मेहनत करो। आई वॉन्ट टू से, ध्यान देना, मैं आपको ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आप जो एफर्ट कर रहे हो उसमें आपका टाइम लगना है, ठीक है, उसमें आपकी एनर्जी लगनी है, उसमें आपका थोड़ा बहुत रिसोर्सेज के नाम पे आपने बुक्स खरीदी होंगे और कुछ किया होगा, या किसी कोचिंग से आप जुड़ेंगे, किसी और जगह से आपको कुछ तैयारी के लिए मटेरियल चाहिए होगा, जो भी आपका पार्ट होता है वो आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन वो चीज़ें एटलीस्ट सही जगह पे तो फोकस है क्या? अगर आपने सही जगह पे फोकस किया तब तो गारंटी है कि उसमें से कुछ आपको हासिल होगा। अगर आपने फोकस ही सही जगह पे नहीं किया तो उसमें फिर गारंटी हम कैसे मान सकते हैं कि आपको कुछ बेटर मिलेगा या बेटर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा हम नहीं ले सकते ना। तो दिस इज़ द वन थिंग, ये सबसे बड़ा चीज़ यहाँ आ जाता है कि आपको मई के लिए सोचना है, ठीक है। इसको और सिंपली करके ऐसे देख सकते हो कि आप अभी हो, जनवरी लास्ट हो गया, आप फैब से मान लीजिए कि आप अभी फैब 23 में हो, और फैब 23 के बाद में आपके पास यहाँ पे मार्च आ जाएगा, फिर अप्रैल आ जाएगा, और फिर मई आ जाएगा। तो आपको टारगेट तो यहाँ का करना है, ये वाला। हाँ, इस दौरान आप क्या है कि कुछ पढ़ाई जरूर कर लेंगे, और कुछ सिलेबस आपका फरवरी में और यहाँ तक जो एग्ज़ाम तक कवर होगा, ये आपके काम आ सकता है।
क्योंकि ये एक कॉमन टाइम हो गया जो आपको दोनों एग्जाम में लगेगा ही लगेगा, राइट। समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि अगर आपने ओनली मार्क्स तक का देखा है तब तो काम भी पूरा नहीं हो सकता और गारंटी भी नहीं है, और फिर जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे थे वो चीज़ अगले साल दोबारा आएगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है, राइट। अगर आप मई वाले चीज़ की तरफ देख रहे हो तो उसमें टाइम भी आपके पास मिलेगा, उसमें श्योरिटी भी है, वो पढ़ाई आपको अगले एग्जाम में भी हूबहू काम आनी है और उससे आपको मार्च वाले में भी हेल्प होनी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मार्च के एग्जाम में आपको प्रॉफिट इससे इस प्रकार से आ सकता है। साथ में आप लोगों को पेपर फेस्ट के लिए थोड़ा बहुत जो भी साइड से है वो पढ़ना चालू रखना पड़ेगा, पैरेलल चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ तक बातें आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो ये तो हमने हमारे दो इमीडिएट टारगेट, एक तो था आपके पास मार्च में सेट वाला, एक है नेक्स्ट हमारे पास नेट वाला जो कि एक्सपेक्टेड है मई के लिए। तो एक तो हमारा डाउट था वो हमने अभी क्लियर किया कि हम लोग CSIR और ये भी मई 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे अब, ठीक है। तो ये आपका टारगेट है और इस टारगेट के अंदर जब आप इसकी प्रिपरेशन करोगे तो सेट वाला जो कुछ आपसे हो सकता है या जो आप इससे फ़ायदा उठा के सेट में आप उसके आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर हम CSIR के पेपर की बात करें या CSIR का जो नेट का पेपर होता है उसको हम डिफाइन करें कि ये क्या है, कैसे होता है और इसमें ऐसे इतना सिंपल कहाँ से हो गया। आप लोगों को तो ये बहुत ऐसे टिपिकल सा ही लगा होगा या जब भी आपने बातें की होंगी तो बाकी लोगों ने इनको काफ़ी हार्ड एग्ज़ाम ही मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केवल चीज़ों को समझना होता है, बहुत अच्छे से समझना होता है और बिल्कुल उसी पैटर्न में आपको काम करना होता है। उसके बाद में कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होती है। देखो, अगर आप इस एग्ज़ाम की बात करेंगे तो इसमें 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। 3 पार्ट्स में ये एग्ज़ाम डिवाइडेड होता है। हालांकि तीनों पार्ट एक साथ ही होते हैं, एक ही एग्ज़ाम होती है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 3 आवर्स का, और एक ही एग्ज़ाम के अंदर एक ही पेपर होता है, लेकिन उसके पार्ट 3 होते हैं, ABC 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ए जो है वो जनरल एप्टीट्यूड जैसा होता है, इसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसे पार्ट्स होते हैं। कुछ कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा पार्ट ए है जो कि जनरल है, कॉमन है, ये सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन होता है। हमें यहाँ से टोटल 15 क्वेश्चन करने होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से आपको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल 30 मार्क्स का ये पार्ट ए हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी जो है वहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, उनमें से 35 ही करने होते हैं और 35 में से प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 70 नंबर का ये सेक्शन है। और ऐसे अगर आप पार्ट सी की बात करोगे तो पार्ट सी में 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 में से 25 कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का होता है और ये 100 मार्क्स का सेक्शन है। तो तीनों को अगर आप देखें तो तीनों मिलाकर के 30 + 70 + 100 यानी कि 200 नंबर का ये पेपर होता है जिसको आप अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। पेपर तो ज़्यादा का आता है लेकिन अटैम्प्ट केवल इतना ही होता है कि आप सी में 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते, आप 25 ही कर सकते हो। मैक्सिमम लिमिट है 25, मैक्सिमम लिमिट है 35, मैक्सिमम लिमिट है 15, ठीक है। ओके, देखो अभी हम सेट के लिए कह रहे थे कि हमें सेट में कट ऑफ कितनी जाएगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम पिछले टाइम से हुई नहीं है। पैटर्न क्या है, लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने मार्क्स लोगों के बनते हैं, सीटों के अकॉर्डिंग कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन CSIR के लिए परफेक्ट आइडिया है। ये रूटीन एग्ज़ाम है, रेगुलर एग्ज़ाम है,
हर बार कट ऑफ जारी होती है, हर एग्ज़ाम के बाद में कट ऑफ कहाँ जाती है इसका हमें का मतलब पूरे हिंदुस्तान को पता है, सब जानते हैं कि कट ऑफ क्या जाती है। तो नो डाउट कट ऑफ जो है वो कट ऑफ जो कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है वो जाती है जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कट ऑफ कभी भी इस एग्ज़ाम के अंदर 120 नंबर से ऊपर नहीं गई है। दिस इज 120 मार्क्स। तो 200 में से 120 नंबर जिस बच्चे के आए हुए हैं, जिस स्टूडेंट के आए हों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, हाईएस्ट जो कट ऑफ जाती है वो जनरल कैटेगरी की जाती है। ओबीसी की इनसे थोड़ा सा कम रहता है, एससी एसटी का और भी कम रहता है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनका और भी कम रहता है, राइट। और ये कट ऑफ तो जेआरएफ की कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जेआरएफ हो जाती है। जेआरएफ इज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ सीएसआईआर एग्जामिनेशन। कि सीएसआईआर के पेपर में सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर जिनके मार्क्स आते हैं उनको जेआरएफ अलॉट होती है, और जेआरएफ के लिए कट ऑफ है ओनली 120 मार्क्स। तो 120 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे आप। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है, पिछले 10 सालों में नहीं गई है, नॉट इन लास्ट 10 ईयर्स। तो हमारे पास एक श्योरिटी है कि जो होगा वो 120 के आसपास ही होना है। तो आप यहाँ से एक डिसीजन ले सकते हैं कि जो 200 नंबर का टारगेट आपके पास आ रखा है उसमें से 120 आप लोगों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ से आप ऑलमोस्ट एंड हम कह सकते हैं कि 100% आपका जेआरएफ हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, देखो अभी पिछले पेपर्स भी आप लोगों ने दिए होंगे और उसके रिजल्ट भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो लाइफ साइंस में क्या होता है कि पेपर के 2 शिफ्ट होते हैं, मॉर्निंग में भी एग्ज़ाम होती है, इवनिंग में भी होती है, और दोनों पेपर को स्केलिंग करने के लिए वहाँ पे रिजल्ट को परसेंटेज के बजाय परसेंटाइल में दिखाया जाता है। तो परसेंटाइल अलग चीज़ होती है, हम यहाँ पे मार्क्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको कि ये मार्क्स का मैटर है कि 200 में से 120 नंबर की बात हो रही है। ओके, हाँ, 120 नंबर लाने पर हम लोग 100% सिक्योर हैं। यानी कि आप इसको ऐसे देख सकते हो कि अगर आपके इस 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपके 120 नंबर आ गए, तो इसका मतलब ये है कि आप लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गए हो। नेट का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, आपके पास नेट प्लस फेलोशिप भी होगी। तो अल्टीमेट ये चीज़ है कि आपके पास 4 महीने का टाइम है, 4 मंथ्स का आपके पास टाइम भी है, और 4 मंथ्स के टाइम के अंदर आपको 120 नंबर लाने हैं, और 200 में से 120 नंबर लाने हैं। और मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से समझ जाएं। तो आप लोगों को देखना है यहाँ पे कि सी पार्ट में 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 में से कोई से 25 करने होते हैं, यानी कि ओनली 1/3 पेपर करना आपको। कि 75 में से 25 का मतलब है कि 3 में से 1 क्वेश्चन आपको करना है, राइट। 3 में से 1 क्वेश्चन आपको करना है, और टोटल जो सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस का मतलब तो ये है कि हमारे पास 13 यूनिट्स हैं। हमारे सिलेबस में 13 यूनिट दी हुई है, और 13 यूनिट से आते हैं 75 क्वेश्चन, राइट। तो हर 3 क्वेश्चन में से 1 करना होता है ना। 3 में से 1 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो। तो 13 यूनिट से आपके पास टोटल 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि 1 यूनिट से तकरीबन कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 5.5 से 6 क्वेश्चन का मैटर हो जाता है ना। 13 पंजो 65 होता है और 13 छिक 78 होता है ना। तो लगभग 5.5 क्वेश्चन मान सकते हो कि 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन 1 यूनिट से आ जाते हैं।
ओके। और अगर आप एक बार इसका मिनिमम नंबर भी काम में ले रहे हो, 5 वाला काम में ले लो कि अगर 5 क्वेश्चन एक यूनिट से आते हैं पर यूनिट, और एक क्वेश्चन आपका है 4 नंबर का 4 मार्क्स, तो ये फिगर जाता है 20 नंबर के लिए कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन एक यूनिट से मिनिमम आते हैं। हालांकि 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो ये फिगर बढ़ जाएगा, लेकिन हम तो लोवेस्ट पे ही रह रहे हैं, लोवेस्ट से ही इसको समझ रहे हैं कि एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। और यही होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, राइट। हाँ, अब 20 क्वेश्चन में से अगर आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, ये 20 मार्क्स का मैटर आ रहा है। अगर आपने ऐसी कितनी यूनिट तैयार की हो, मान लो कि आपको 20 नंबर यहाँ से आ रहे हैं तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज आपने 5 यूनिट तैयार कर दी, सपोज कि आपने 13 में से 5 यूनिट बहुत अच्छे से कवर कर दी। ये मोस्टली स्टूडेंट 5 यूनिट करते हैं, 6 यूनिट करते हैं, 7 यूनिट तैयार करते हैं ना, सबका अपना अपना पैटर्न होता है। अगर आप 5 यूनिट तैयार करते हो तो दिस इज 5 × 20 = 100 मार्क्स। ये तो अभी हम केवल सी की बात कर रहे हैं, ये तो केवल हमने सी को डिस्कस किया है, हमने बी में भी क्वेश्चन आते हैं उनकी तो अभी बात नहीं की है। तो अगर हम पेपर को एनालाइज करें तो पेपर का सी पार्ट ही 100 नंबर का आता है और सिलेक्शन 120 से हो जाता है जेआरएफ में। और 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के क्वेश्चन को देखें तो वो टोटल 13 यूनिट से आते हैं और एक यूनिट से एवरेज 5 क्वेश्चन आते हैं। और आप इनको अगर क्वेश्चन के मार्किंग से मल्टीप्लाई करते हो तो 20 नंबर के क्वेश्चन एवरेज आते हैं। अगर आपने सिर्फ 5 यूनिट तैयार कर ली तो आप यहाँ से 80 मार्क्स ला सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 6 यूनिट तैयार कर ली तो आप 120 नंबर ला सकते हो। अगर आपने 7 यूनिट तैयार कर ली है तो आप यहाँ से 140 नंबर पे चला जाएगा ये, राइट। तो हमारा जो एफर्ट है, देखो सिलेबस वही रहना है, एग्ज़ाम उसी समय पे होनी है, आप वही हो, आपके पास मैटर होगा वो भी वही होगा। बातें सिर्फ आती हैं टाइम को लेकर के कि आप 4 महीने में क्या कर सकते हो। आप 4 महीने के अंदर एटलीस्ट 6 यूनिट आराम से तैयार कर सकते हो। अगर आप 6 यूनिट्स को तैयार करते हो तो आप यहाँ से यूनिट ले लीजिए 6 यूनिट्स, और उसमें सी पार्ट में कितना हो जाएगा, सी पार्ट में 120 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और ऐसे आप बी पार्ट को देख सकते हो कि बी पार्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं। बी पार्ट की बात करेंगे तो उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 13 यूनिट से। तो 13 यूनिट से जब 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो एक यूनिट से आप 13 से डिवाइड कर दीजिए तो तकरीबन 4 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। 13 चौक 52 होता है ना, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके पास एवरेज आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 नंबर के क्वेश्चन एक यूनिट से आते हैं और 6 यूनिट का मतलब 6 × 8 48 नंबर यहाँ हो गए। मीन्स अगर आप 6 यूनिट कवर कर जाते हो तो आपके पास फिगर जाता है 168 का। ओके, समझ पा रहे होंगे आप लोग इस चीज़ को कि हम इस समय में कितना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन है वो बी पार्ट से भी नहीं हो सकता, हमारा सिलेक्शन ए पार्ट से भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 120 नंबर चाहिए। 120 नंबर तो इन दोनों को पूरा करने पे भी नहीं बन सकते आपके। 120 कहाँ से आएंगे, आपके सी पार्ट से ही आने हैं। सी पार्ट जिन बच्चों का अच्छा होता है, क्योंकि आप लोगों के लिए हो सकता है कि ये पहला अटैम्प्ट होगा या आपके शुरुआत के अटैम्प्ट्स होंगे, लेकिन जैसा कि हम लोग बच्चों के साथ रेगुलर जुड़े रहते हैं तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोगों को साथ शेयर कर सकते हैं कि जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनके सिलेक्शन का बेस यही होता है कि उनके सी पार्ट के अंदर काफ़ी क्वेश्चन सही होते हैं।
अब सी पार्ट में क्वेश्चन सही कब हो सकते हैं, जब वो क्वेश्चन है ही 4 नंबर का तो बड़ा क्वेश्चन होता है, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, हमें एक कोई इश्यू बताया हुआ होता है, उसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ऑप्शंस के ऊपर भी थोड़ा सा माइंड ज़्यादा लगाना पड़ता है और प्रोसेस करके फिर हम बता पाते हैं। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, है ना, सीधे क्वेश्चन नहीं आते, मेमोरी बेस नहीं आते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा टॉपिक को अप्लाई करना पड़ता है, राइट। और बिना सी के सिलेक्शन नहीं हो सकता। और सी में जब आप दिमाग लगाने की बात करते हो या टॉपिक क्लियर होने की बात करते हो, तो अगर आपने बहुत सारा पढ़ा है या बहुत सारी यूनिट पढ़ी हैं तो आप इतना ज़्यादा डेप्थ के ऊपर चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे या आपको डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन अगर आपने कुछ एक यूनिट तैयार की है तो वो तो आप बहुत अच्छे से कर ही सकते हो। भाई आप 13 यूनिट्स के साथ कितना बेस्ट कर सकते हो, या आप 13 का तो आधा ही हो गया 6, तो उनके साथ कितना बेस्ट कर सकते हो, तो आप डबल बेस्ट कर सकते हो कि 13 यूनिट्स के साथ आपका दिमाग जितना कंफर्टेबल होता है 6 यूनिट के साथ तो उसका डबल कंफर्टेबल होगा। तो आपका लेवल जो है टॉपिक्स को कवर करने का, टॉपिक्स को समझने का जो लेवल है वो इस पैटर्न में जाने पे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि जब आप सेलेक्टेड 6 यूनिट्स पे जाते हो, 5-6 यूनिट्स पे जाते हो, ठीक है। तो ये जो साइड आपको यहाँ पे डिस्कस कराई गई उसमें ये था कि आप 6 यूनिट्स के बिहाफ के ऊपर तो आपके पास तकरीबन 160-70 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ये तो क्या था कि हम लोगों ने कैलकुलेशन स्टार्ट किया था 5 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। अगर हम 6 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग करेंगे तो ये नंबर बढ़ जाता है, राइट। और ऑलमोस्ट जो हमारे 6 यूनिट हैं उनसे आपको पेपर में तकरीबन 180 नंबर से 200 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। सुनना इस चीज़ को ध्यान से कि अगर आपने 6 यूनिट तैयार की हैं तो 6 यूनिट से आपके पास 180 से लेकर के 200 मार्क्स के क्वेश्चन पुट होंगे। और अब जैसे बच्चों के दिमाग में होता है कि चलो मैंने पढ़ाई की, मैंने जेनेटिक्स पढ़ लिया, मान लो कि मैंने जेनेटिक्स कवर कर लिया, जेनेटिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया आपने, फिर भी ऐसा लगता है कि क्या पता जेनेटिक्स का कोई क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाएगा, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट भी ना कर पाऊँ, हो सकता है क्वेश्चन का लेवल क्या पता थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट बना दिया गया है कि हम नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन को, या ऑप्शंस की लैंग्वेज हम बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे, ऐसा हो सकता है, राइट। तो उन चीज़ों के लिए मार्जिन है आपके पास कि अगर आपने 6 यूनिट तैयार की है तो अभी भी आपके पास 200 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, 180 के आ रहे हैं, आपको तो इसमें 120 नंबर के ही तो लाने हैं। अभी भी आपके पास मार्जिन है कि आप 60 नंबर के क्वेश्चंस को लेफ्ट कर सकते हो। जहाँ भी आपको डाउट लगता है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ सकते हो। ऑलरेडी आपने आधा सिलेबस छोड़ दिया, आधे से ज़्यादा छोड़ दिया, और जो तैयार किया उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से भी कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, राइट। तो 120 अटैम्प्ट करते हो, 60 छोड़ देते हो, यानी कि आप अभी भी कितना अटैम्प्ट कर रहे हो, 2/3 अटैम्प्ट कर रहे हो। तो अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा और सीरियस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पहले सिलेबस का आधा किया और फिर आप उस आधे का भी कितना अटैम्प्ट कर रहे हो, 2/3 अटैम्प्ट कर रहे हो। तो ये कितना हो गया है, तकरीबन 1/3 कि आधे का भी आप और भी कम अटैम्प्ट कर रहे हो। कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना दिमाग के अंदर, ऐसा लगता है कि ये कितना टफ चीज़ है, या कितना टफ सिलेबस होगा, या कितना टफ एग्ज़ाम है, कितना पढ़ना पड़ता है और कैसे सिलेक्शन होगा, ये चीज़ें तो इसमें है ही नहीं। इसमें तो केवल इतना सा है कि आपके पास 13 यूनिट है, 13 यूनिट को आप चाहो तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो, कोई आपको मना नहीं करता, आपको तैयार करना चाहिए, आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहिए। लेकिन ये सारे काम तो एमएससी में होते हैं। अभी तो आपके पास टारगेट आया हुआ है 4 महीने बाद, तो आपको टारगेट के लिए काम करना है। टारगेट के लिए काम क्या है कि आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, आपको थोड़ा सा सटीक तरीका क्या है उसका पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इतने कम समय में क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो उसका सॉल्यूशन है
कि आप सेलेक्टेड यूनिट्स पे चले जाइए और आप यूनिट्स को कवर कीजिए। जब आप इन यूनिट्स को कवर कर रहे हो तो आपके सेट का एग्ज़ाम मार्च में आ जाएगा बीच में, तो आप उस एग्ज़ाम को भी दे के आ जाना। उसमें अगर आपका गुड लक रहा, कुछ आपने पढ़ा, उसमें से क्वेश्चन आपसे हो गए, कुछ आपको क्वेश्चन वैसे आते थे तो आप उसको भी निकाल लेंगे। अगर वो इन केस नहीं हो पाता, कोई भी कारण होता है, तो आपके पास अगला टारगेट तो आ ही रहा है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। तो ये चीज़ें इस प्रकार से आपके लिए काम कर सकती हैं। दूसरी बड़ी चीज़ जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सेट के पेपर में आपको अलग अलग दोनों पेपर में पास होना पड़ता है, कंपलसरी है वो, वरना आपका सेट नहीं होगा। लेकिन नेट में आपको पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में अलग अलग पास होने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आपकी जो कट ऑफ बनती है वो टोटल ए प्लस बी प्लस सी के स्कोर पे बनती है, कि तीनों में मिलाकर के आपका स्कोर कितना आ रहा है उसके आधार पे बनती है। मान लो कि आपने सी पार्ट में 100 नंबर निकाल लिए, 25 के 25 आपके सही हो गए, यहाँ से आपने 15 क्वेश्चन सही कर दिए, इसमें आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया। ए पार्ट में आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो यहाँ आपका जेआरएफ होगा। सेट में अगर आपने ए पार्ट छोड़ दिया तो आप फेल हो जाएंगे, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। ए पार्ट को आप साइड बाय छोड़ सकते हो, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है। आपको बी पार्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने का कोई इशू नहीं है। आपके पास टारगेट है सी पार्ट का, और सी के लिए भी आपके टारगेट्स में आना चाहिए कि सी में से आप 25 में से कितने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाते हो। ओके, तो अभी हमने डिटेल से देख लिया कि नेट का जो पैटर्न है वो क्या है और उसमें हमें किस प्रकार से काम करना है। तो CSIR नेट के एंगल से अगर बात की जाए तो आपको टारगेट जो है 120 मार्क्स का उसको फिलअप करना बस। और फिलअप करने का मतलब ये है कि आपको अपनी तरफ से सारे प्रयास करने हैं, आपसे जितना स्टडी हो सकता है वो भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, आप कितनी स्मार्टनेस यूज़ कर सकते हो वो भी आपको स्मार्टनेस भी यूज़ करनी है, राइट। हाँ, तो जो सिलेक्टेड यूनिट्स हम लोग इसमें कवर करेंगे या आप लोगों को इस टाइम के अंदर जो कवर करने को मिलेंगी उसमें हम ले सकते हैं बायोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट वन विल बी सेल बायोलॉजी है, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इकोलॉजी अपन ले सकते हैं, इवोल्यूशन अपन ले सकते हैं, जेनेटिक्स अपन इसमें ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं उनको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। देखो ये जो आपके सिलेबस की यूनिट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ये कोर यूनिट्स में आते हैं। कोर यूनिट्स का मतलब ये है कि जैसे आप बॉटनी के हैं तो भी आप लोग इनको तैयार कर सकते हो, जूलॉजी से हो तो भी कर सकते हो, बायोटेक से हो तो भी कर सकते हो। सभी फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये कंफर्टेबल यूनिट्स होती है और सारे इनको लेकर के फैमिलियर होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अलग से क्या है, ये हमारा सबका BSc MSc में पढ़ा हुआ होता है, इसलिए हम इसको बहुत आराम से जानते हैं और आराम से इसको कवर कर सकते हैं और CSIR के लेवल तक हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। देखो इसमें 2-3 बातें जो है वो मैं आपको और इसमें क्लियर कर देता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री आपके सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट होता है और इससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। और अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये आपके सिलेबस की यूनिट 1st, 2nd एंड 3rd है। इन तीनों से मिलाकर के तकरीबन 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं।
ओनली 3 यूनिट्स हैं जिनसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों के एफर्ट से आप इस 100 में से कोशिश करके 80 मार्क्स आप ला सकते हो। देखिए, जिसको तैयारी करनी है वो तो तैयारी करता ही है, और जो तैयारी करता है उसका तो मकसद ही क्वेश्चन सही करना होगा, है ना। तो जो तैयारी कर रहा है या जिसको तैयारी करनी है उसका टारगेट तो पढ़ना तो है ही है, नंबर लाना भी उसका टारगेट है, राइट। ऐसे ही आप अगर इकोलॉजी और इवोल्यूशन की बात करें तो इकोलॉजी इवोल्यूशन इन दोनों यूनिट से तकरीबन 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा ही रह सकता है, एवरेज आप 70 का मान के चल सकते हो कि 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आप 70 में से यहाँ से ला सकते हो आराम से 50 मार्क्स, राइट। जेनेटिक्स अकेली यूनिट है जिससे तकरीबन आप 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और 30 मार्क्स में से आप यहाँ से जेनेटिक्स में क्वेश्चन बहुत सही होते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स में केवल एक कॉन्सेप्ट होती है, वो समझ में आ गई है तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होता है, थोड़ा बहुत कुछ कैलकुलेशन का हो सकता है बस, और यहाँ आप आराम से 20 नंबर ला सकते हो। तो अभी मैंने केवल आपको 6 यूनिट बताई हैं, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मोल बायो, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। इनसे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? जो आपको 100 मार्क्स बताए हैं, 100 से अबव के ही क्वेश्चन आएंगे, इट इज़ श्योर, ठीक है। हाँ, आपको बिल्कुल से बिलीव करना है, 100% बिलीव करना है कि आपको जो बताया जा रहा है एग्जैक्ट पेपर में वही आपको मिलना है। हाँ, आप कर पाते हो क्वेश्चन वो अलग बात है, नहीं कर पाते वो अलग बात है, लेकिन 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे मीन्स आएंगे। यहाँ से 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो कंफर्म है, दीज आर द कंफर्म फिगर्स। तो आपको निश्चिंत हो जाना है कि इतने नंबर के क्वेश्चन इनसे हैं, और आपका जो टारगेट है वो देखो कितना पूरा हो गया, 80, 50 एंड 20। दिस गोज फॉर 150। तो 150 नंबर के क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो। आएंगे तो यहाँ से तकरीबन 200 नंबर के क्वेश्चन, और 200 में से एटलीस्ट 150 नंबर के क्वेश्चन तो कर ही दोगे, है ना। और थोड़ा सा और सिंपल कर दो तो एटलीस्ट आप 150 का नहीं 130 का कर देना, 140 का कर देना, 120 का कर देना, कुछ तो करोगे फिर आप। 140, 130, 120। तो इट इज क्वाइट सिंपल। मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इससे सिंपल कोई एग्जाम नहीं है। हाँ, आपको कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं वो बढ़िया से पढ़नी है, उसके बाद में इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपका टारगेट नेट भी हो सकता है और आपका टारगेट जेआरएफ भी हो सकता है। आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सेम सिलेबस है, नेट का सेम सिलेबस है सेट का, तो आप तैयारी नेट वाले चालू रखिए, और सेट में फ़ायदा हो जाता है बहुत अच्छी बात है। फ़ायदा अगर हो भी जाता है तो भी आपको रुकना नहीं है, तो भी आपको जेआरएफ के लिए जाना है। और हमारा जो करंट बैच है जिसके कि आप लोग इस डेमो क्लास में हैं, तो उस बैच के अंदर हमारा फोकस यही रहने वाला है कि हम इन यूनिट्स को आपको कवर कराएंगे, और इन यूनिट्स के कवर करने का मतलब ये है कि आप सेट भी निकाल सकते हो, सेट में हमारा कंट्रीब्यूशन भी होगा और आपका खुद का भी होगा, जबकि नेट के अंदर ये टोटल 100% हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, और हमारी हेल्प से आप इस 4 महीने के टाइम का बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हो, और आप 120 या 120 से प्लस का जो स्कोर है वो निकाल के आप जेआरएफ निकाल सकते हो। देखो पढ़ाई कैसे होती है, पढ़ना कैसे होता है, पढ़ाया कैसे जाता है, क्वेश्चन कैसे समझा जाता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे होती है, क्वेश्चन को सही कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें आप डे बाय डे सीखते हैं। जब क्लास में आप होते हैं, क्लास के टॉपिक्स को क्लियर करना, क्लास के टॉपिक्स के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस को डेली डिस्कस करना, ये हमारी स्ट्रेटजी में होता है।
कि हमारी क्लासेज जो रेगुलर क्लासेज होती हैं उनके अंदर हम हर दिन क्वेश्चंस पे काम करते हैं। पहला काम होता है टॉपिक को समझ लेना, जब टॉपिक समझ में आ गया उसके बाद में उसके क्वेश्चंस पे काम करना, और जब तक आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाते तब तक आप स्कोर नहीं निकाल पाएंगे, और स्कोर नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हमारा जो टारगेट है वो पूरा कैसे होगा। तो वो हमारी रेगुलर प्लानिंग का पार्ट होता है। ये आपके ब्रेन के लिए था कि आपको ये क्लियर हो जाए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और आपके ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है, और आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट चीज़ क्या है, और उस बेस्ट ऑप्शन के लिए आपके पास सॉल्यूशन क्या है, और उस सॉल्यूशन का तरीका क्या है, और इस तरीके को हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा जो रेगुलर बैच है सिंप्लीफाइड लाइफ साइंसेज के नाम से हमने इसको रन करा रखा है ना, सिंप्लीफाइड लाइफ साइंसेज। तो ये एक्चुअल में वही चीज़ है जिसके बिहाफ के ऊपर आप अपना जेआरएफ भी निकाल सकते हो और अपना सेट भी निकाल सकते हो। और प्रॉपर जो पूरा एक डिज़ाइन सिस्टम है कि जैसे हमारे लास्ट ईयर के बच्चों ने भी इसी पैटर्न पे काम किया है और उसी पैटर्न पे काम करके उन्होंने अपने रिजल्ट्स भी दिए हैं। रिजल्ट्स के बाद में वो फर्दर अपने रिसर्च वाले सेक्शन में आगे भी गए हैं। तो इट इज़ 100% फंक्शनल प्लानिंग, कि ऐसी प्लानिंग है जो काम करती है। और इवन साधारण से साधारण जो बच्चा होता है जो कि हिंदी मीडियम में अपने आप को कंफर्टेबल मानता होगा, या उसे लगता है कि मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं, ऐसे साधारण बच्चे बहुत आराम से इन क्लासेस को समझ पाते हैं और बहुत आराम से क्वेश्चन करना सीख जाते हैं। तो जैसा हमारे लास्ट बैचेज में रहा है कि कभी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आई, अभी तो धीरे धीरे चीज़ें और इम्प्रूव ही होती रहती है। तो कंफर्म है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी है, आप लोगों को टॉपिक के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं आनी है, आप लोगों को क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं आनी है, और एवरीथिंग इज़ परफेक्ट फॉर यू। ऐसा सोच सकते हो कि टाइम का इश्यू नहीं है आपके पास से प्लानिंग पूरी सही रहेगी, आपका कंटेंट जितना भी है ना, इस प्रिपरेशन में आपको जो भी पढ़ना होता है, जैसे सेल बायोलॉजी के लिए क्या पढ़ोगे, वो सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। वो हार्ड कॉपी में भी रहता है और वो सॉफ्ट कॉपी में भी रहता है। सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर जो टेस्ट हैं, टेस्ट पेपर्स, टेस्ट डिस्कशंस, पिछले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, PYQs, उन पे रेगुलर काम करना, वो सब रेगुलर क्लासेस का पार्ट है। तो आई थिंक ये जो पैटर्न था कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमारे टारगेट में हमें नेट को क्यों लेना है और हमें 4 महीने क्यों चाहिए, और 4 महीने से हम क्या करने वाले हैं, यानी कि हम 4 महीने की एफर्ट्स को हम 120 प्लस में कन्वर्ट करने वाले हैं। और पूरा का पूरा जो ये बैच है, ये हम चाहते हैं कि जो हमारा 2023 का साल है इसमें आप पहले सेट भी निकालें, फिर नेट भी निकालें, नेट के साथ में आपका जेआरएफ भी हो, और साथ में ही फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाली है, ठीक है। ये तो आपका पार्ट 1 है जिसमें आप क्वालिफाइंग करेंगे। इसके बाद में अगला स्टेप आ जाएगा जब कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आ जाएगी। जब तक आपका ये पूरा होगा तब तक वैकेंसी आ जाएगी। तो उस समय पे भी फिर हम आपको गाइड करते हैं, एक प्रॉपर मेंटरशिप आपको दी जाती है। जैसे अभी आपके साथ पूरा ये सारा समझाया गया है, सारा बताया गया है, सारे जो इश्यूज हैं उनको हमने कोशिश की है कि सॉर्ट आउट हो जाएं। वैसे ही उस समय पे भी हम दोबारा से इन चीज़ों के लिए काम करते हैं। तो प्रॉपर एक मेंटरशिप रहता है, तो हम पूरा सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, राइट। तो हमारी साइड से कि यही कि आप लोग बिल्कुल से सही डायरेक्शन में हैं ना, बिल्कुल से सही डायरेक्शन आप इसको मान सकते हो कि MSc आप लोगों का हो रखा होगा या इस साल अभी होने वाला है, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, टाइम का कोई इश्यू नहीं है, और आप बिल्कुल से एक राइट ट्रैक के ऊपर आगे बढ़ सकते हो। टारगेट आपको अर्लीस्ट करना पड़ेगा क्योंकि सारा खेल टाइम का है, और लेट करने के बाद में आप इन चीज़ों को उतना कवर नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश आपको करनी है, अर्लीस्ट आपको ज्वाइन करना है, और अर्लीस्ट ज्वाइन करके आपको अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है, ताकि आप एटलीस्ट जो हम डिज़ाइन कर चुके उस डिज़ाइन को हम पूरा कर सकें।
और बाकी आप लोगों के साथ बातें हुई हैं मैडम लोगों की, उन्होंने भी आपको बताया है कि ये जो हमारा करंट बैच है, इस बैच को हमने पूरा डेडिकेट कर रखा है और स्पेशल जो बेनिफिट आप लोगों को हम दे सकते हैं, चाहे वो कंटेंट के लेवल पे हो, चाहे टाइमिंग के लेवल पे हो, या चाहे वो आपका जो फीस के चार्जेज हैं उनके लेवल पे हो, तो बेस्ट आउटपुट आपको मिले, उसके लिए हमने आपके लिए बेस्ट ऑफर्स इसमें डाल रखे हैं। तो आप लोग सारी तरह से फेवरेबल चीज़ें आपको लिए बनाई हुई है। तो टाइम इज़ फेवरेबल, कंटेंट इज़ फेवरेबल, एटमॉस्फेयर इज़ फेवरेबल एंड फाइनेंशियली इट इज़ ऑल्सो फेवरेबल, कि जो प्राइसेज हैं, जो चार्जेज हैं, वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेज हमने रखे हैं। चाहे आप ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो भी बहुत नॉमिनल चार्जेज हैं। आप लोग मैडम लोगों से दोबारा बात कर सकते हो, वो आपको और सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको एनी हाउ और भी किसी लेवल के ऊपर हेल्प चाहिए, इट मीन्स कभी आपकी सिचुएशन में अगर कोई ऐसा इश्यू आ रहा है कि आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई डिफ़िकल्टी है या इमीडिएट आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उस वाले केस में भी आप मैडम लोगों को स्पेशल कंसिडरेशन के लिए बोल सकते हो, हम उस पर भी विचार करेंगे। हमारा मकसद यही है कि एटलीस्ट कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि वो किसी इशू के कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या एक टाइम आया उसके पास और उस टाइम का वो फ़ायदा नहीं उठा पाया। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो हमसे जुड़ता है, या हर स्टूडेंट जिसके पास इतने सारे ड्रीम्स हैं, होप हैं, तो हम एटलीस्ट कहीं उसके काम आ सकें और उसके ड्रीम्स को पूरा कर सकें। तो मेरी साइड से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को गुड लक, है ना, बेस्ट विशेज़, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी ही मैडम लोगों से अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर करेंगे और उनको बताएंगे, और कोई भी डिफ़िकल्टी है वो आप शेयर करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हो।